पौने 5 साल तक जो आरोप लग रहे हैं जयराम सरकार पर, वो ये बड़े आरोप हैं कि पौने 5 साल तक आपकी सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया और अब अंत में आप हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, प्रगतिशील हिमाचल, फिर वहां घोषणाएं कर रहे हैं। विचित्र, मैं इस पर लौट कर आऊंगी आपसे, लेकिन अभय जी, अगर हम इस बार का हिमाचल विधानसभा चुनाव देखें तो एक थोड़ी अलग लीडरशिप में वो चुनाव हो रहा है, मेरा ऐसा समझना है, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा थे, उनका एक अलग वर्चस्व था। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो जयराम ठाकुर एक नया चेहरा उभर कर आए बीजेपी में, क्योंकि 2017 का जो चुनाव हुआ वो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के चेहरे पर हुआ, लेकिन वो अपना सुजानपुर हार गए और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बने। तो इस लिहाज से एक अलग लीडरशिप है इस बार हिमाचल विधानसभा में, से देखा जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है बीजेपी के लिए हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ा दांव है वो डबल इंजन सरकार के नाम पर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रेम कुमार धूमल के बाद जयराम ठाकुर बने, नया चेहरा था। अब उनकी अगर साख में कहीं कोई 19-20 लगता है बीजेपी को, इसी आकलन के लिहाज से डबल इंजन सरकार की बात को ज्यादा प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है लोगों के सामने। क्योंकि जब एक मतदाता जाता है वोट करने के लिए तो उसके मन में दो बातें होती है कि सरकार ने पीछे काम कैसा किया है। चेहरा चाहे जितना भी बड़ा रहा हो, वीरभद्र सिंह थे, वो भी बहुत बड़े चेहरे रहे, लेकिन वो भी लगातार दूसरी बार जीता नहीं पाए। कैसे आकलन कीजिए कि हिमाचल प्रदेश की जनता जो है इतनी प्रबुद्ध है, इतनी समझदार है कि वो आकलन करती है काम का, चेहरे का नहीं। चेहरे पर आप कह ले या काम को या आगे काम करने की उम्मीदों को देख लें, वो देखकर मौका तो देती है वहां की जनता जो है, लेकिन दोबारा सिर्फ इसलिए नहीं चुनाव करके लाती कि आप अपनी पार्टी के बहुत बड़े चेहरे हैं, आपका रसूख है और बहुत सारे लोगों पर आपका प्रभाव है। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने इस बार काम की याद दिलाने के लिए डबल इंजन सरकार को प्ले किया है। आप देखिए कि जब भी पीएम आए हैं या जयराम ठाकुर भी जब भी सामने आए हैं लोगों के, उन्होंने यही बताया है कि हो रहा है। उन्होंने किसी पार्टी के स्तर पर, पार्टी ने कभी भी किसी एक चेहरे को हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव में आगे नहीं किया है। यह जरूर साफ कर दिया गया है कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही राज्य में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन स्टार प्रचारक जिसको कहते हैं, पूरे केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी आ रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने भी मोर्चा खोल रखा है, पीएम नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जोर इस बात पर है कि मतदाता ये समझे कि काम जरूरी है। ये ठीक है कि चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये साफ है, लेकिन जो चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी ये संकेत देने की कोशिश के आधार पर लड़ा जा रहा है, चेहरे के आधार पर नहीं लड़ा जा रहा है। इसलिए इस आधार पर यह मानना कि जयराम ठाकुर कॉम्परेटिवली नए हैं बीजेपी की तरफ से और इसका कोई नुकसान होगा, ऐसा मुझको नहीं लगता। नुकसान होगा या फायदा होगा, दोनों ही परिस्थितियों में लोग किस तरीके से काम का आकलन करते हैं उस पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही अभय जी, एक चीज और आपसे ये जानना चाहेंगे, बीजेपी में बहुत बड़े चेहरे हैं इस वक्त, बहुत बड़े लीडर्स हैं बीजेपी के पास, अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, और केंद्र से भी बहुत बड़े बड़े चेहरे हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। अनुराग ठाकुर हैं, फिर जेपी नड्डा हैं, लगातार वो भी हिमाचल में सक्रिय हैं। इसमें इस वक्त लीडरशिप के नाम पर प्रतिभा सिंह है, नेता विपक्ष है मुकेश अग्निहोत्री, और सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। रानी प्रतिभा सिंह को कह दिया गया है कि आप हिमाचल की कमान संभालिए अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन मुख्यमंत्री का कोई चेहरा अभी तक कांग्रेस की तरफ से प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। क्या आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री का चेहरा विधानसभा चुनाव से पहले प्रोजेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि फिर जनता को ये पता रहता है कि इनके नेतृत्व में आगे चलकर हमारी सरकार चलेगी? आप क्या समझते हैं इसे? देखिए, देश के कई राज्यों में पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा चुनाव हुए और वहां मुख्यमंत्री, आप एक उदाहरण देख लीजिए, वहां खट्टर साहब को बाद में चुनाव के बाद उनको बताया, लोगों के सामने आया कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है राज्य का। तो बीजेपी ने, आप एक तरीके से ऐसा समझिए कि एक परंपरा स्थापित कर दी है कि अगर पार्टी मुद्दों को ठीक तरीके से उठाती है, केंद्र राज्य में एक सरकार के होने के फायदे को अगर वो समझा ले जाती है लोगों को, तो चेहरा उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। लेकिन आपने बात की है कांग्रेस की, कांग्रेस के साथ एक समस्या यह है कि उसके सामने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फेस नहीं है जिसको आगे करके वो कहें कि हाँ, इनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अगर चुनाव जीत जाते हैं तो यही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। राज्यों में करने के लिए जहां बहुत ही स्थापित नेता हो, जिनका अपना लोगों में बहुत अच्छी पकड़ हो,
आप देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, हालांकि वहां भी दो लोग थे जिनके बीच में बहुत ही खींचतान मची कुर्सी को लेकर कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन फिर भी ये लोग स्थापित, भूपेश बघेल थे, स्थापित नेता थे वहां के। वैसे ही आप राजस्थान में देखिए चुनाव के लिए जब भी उतरे, वहां भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर बहुत खींचतान मची, लेकिन दोनों ही नेता बड़े रसूख वाले हैं। सचिन पायलट युवा नेता हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की थी राजस्थान में, और अशोक गहलोत तो खैर जादूगर कहे ही जाते हैं। तो ऐसे चेहरे जब होते हैं पार्टी के पास, तो उसको लेकर लोगों को मंत्री बनाएंगे और ये आपके लिए काम करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में चुनौती कांग्रेस के पास है, और इसीलिए आपने देखा कि आज प्रियंका गांधी आई थी, उसमें भूपेश बघेल को भी बुलाया गया और कई बड़े नेताओं को बुलाया गया, राज्य के केवल नेता नहीं बाहर से भी, इसी कमी को पूरा करने के लिए जी। कि देखिए जहां पर छत्तीसगढ़ का बार बार उदाहरण अभी दिया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, कि देखिए हमारी सरकार वहां है और किस तरीके से युवाओं को रोजगार दे रही है और हर एक फ्रंट पर सरकार अच्छा कर रही है। तो ये कमी दोनों पार्टियों में अलग अलग वजह से है और इसको अलग अलग तरीके से दोनों एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश कि हम दूसरी बार बीजेपी को यहाँ के लोग मौका नहीं देंगे, हम सरकार बना के ले जाएंगे। और मुद्दे भी जो सामने हैं वो लोगों को छूने वाले हैं। ये दो मुद्दे ऐसे होते हैं जो किसी भी मुद्दे पर भारी पड़ जाते हैं, एक महंगाई का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा। क्योंकि महंगाई ऐसा, आपको याद होगा एक वक्त था दिल्ली में प्याज की कीमतों ने सरकार गिरा दी थी। तो महंगाई का मुद्दा, एक आम आदमी को टच करने वाली जो चीजें हैं, सारी चीजें जब एक साथ मिल जाती हैं तो इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही घातक हो जाता है रूलिंग पार्टी के लिए। अब एलपीजी की बात अगर करें तो ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से आप जोड़ते हैं और सरकार के ऊपर, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आम आदमी के पास वो 1100 रुपए में पहुंच रहा है और सब्सिडी वाले सिलेंडर और नॉन सब्सिडी सिलेंडर के बीच का फासला भी बहुत कम रह गया है। तो हर एक महीने जब 1100 रुपए जाते हैं किसी गृहिणी के जेब से या किसी घर से, तो उनको बार बार ये बातें रिकरिंग उनके दिमाग में आती हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब एक बार जब ये बात दिमाग में घर कर जाती है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए इसको काउंटर करना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो मुझको लगता है कि चेहरे से आगे जाकर कांग्रेस के लिए फायदे की स्थिति यह है कि महंगाई और रोजगार, और अगर इस मुद्दे को अगले 20-25 दिनों में ठीक से भुना ले जाती है तो कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और कोई बहुत बड़ा चेहरा अगर नहीं है सामने तो उसका नुकसान